चलो, सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सोनाली का मेघवाल। हाँ, चलो एक बार जुड़ जाइए। अगली क्लास, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। एक बार क्लास स्टार्ट करते हैं फिर से। थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, क्लास नहीं ले पा रहा था, फिर भी कोशिश की है कि आज क्लास ले लेते हैं। मनीष सारस्वत, पूजा कुमारी, सभी को गुड आफ्टरनून। एक लास्ट पार्ट बचा है स्पेक्ट्रो का, जिसमें आपका एक क्वेश्चन हमेशा याद, फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी क्वेश्चन आया था, सेकंड ग्रेड में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा था पिछली बार। और पिछली बार तो आपका क्वेश्चन आया था, वो लास्ट वीडियो से आया था ना, निकिता चौधरी, अंजना, सभी को गुड आफ्टरनून, है ना। अब ये वाली जो क्लास है उसमें दो टॉपिक्स है, जिसमें एक तो आपका आता है डीएनए, जो फिंगर प्रिंट रीजन है, वहां से एक क्वेश्चन कभी पूछा भी जा सकता है, उसकी रेंज पूछी जा सकती है। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है विभिन्न प्रकार के जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उन फंक्शनल ग्रुप में, उन फंक्शनल ग्रुप्स की रेंज होती है, जो उनकी तरंग संख्या या फिर उनकी आवर्ती को दर्शाती है, और वहां से वो रेंज पूछी जाती है। देखो, ये रेंज आपको याद रखनी पड़ेगी कि कौन से समूह की रेंज कौन सी होती है। ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको आज भेजूंगा कि अपने सेकंड ग्रेड 2022 के अंदर शायद एक ऐसा क्वेश्चन आया था, और आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी क्वेश्चन आया है पिछली बार, जो मैं आपको अभी करवाऊंगा। और भी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर भी यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईआर का इंपॉर्टेंट पार्ट है फंक्शनल ग्रुप के, जो आपकी रेंज होती है, उनका जो आईआर स्पेक्ट्रम होता है, आईआर स्पेक्ट्रम ही होता है, उसको अपने को देखना है। चलो, सबसे पहले टॉपिक है, चलो कौन कौन जुड़े हैं। ध्रुव, वेरी गुड इवनिंग नहीं कह सकते, वेरी गुड आफ्टरनून है। गुड इवनिंग रीना चौधरी, रीना चौधरी सर, तबीयत कैसी है आपकी? खराब है तबीयत? बिल्कुल खराब है। आज छुट्टी पे था, तबीयत सही नहीं थी, तो थोड़ा मैंने सोचा क्लास ले लेते, तो ठीक है ना। सर, जो आपने व्हाट्सएप में क्वेश्चन डाला था वो कर दिया, बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो क्लास स्टार्ट करते। देखो, आपके सामने जो टॉपिक है वो है अंगुली छाप क्षेत्र, क्योंकि सिलेबस के अंदर इसको मेंशन किया हुआ है। डीएनए फिंगरप्रिंट जो रीजन है आपका, वो आपके सिलेबस के अंदर उसको मेंशन किया हुआ है, तो इसका मतलब कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसकी रेंज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। तो फिर देखो क्या लिखा है, अंगुली छाप क्षेत्र। सर क्लास क्यों कर रहे हैं आप? देखो, अब क्लास सिलेबस करना भी जरूरी है, मेडिसिन ली है, ठीक है। अभी फिंगरप्रिंट रीजन जिसको कहते हैं, है क्या, याद करने वाली चीजें है यहाँ, याद चीजें याद करने वाली है, समझने वाली कोई चीज नहीं थी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। समझने वाली लास्ट जो वीडियो था वो दूसरा और तीसरा वीडियो वो समझने वाला था, पहला और चौथा वीडियो आपको याद ही रखना पड़ेगा। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान दो या दो से अधिक यौगिकों के मिश्रण से उन यौगिकों की अलग अलग पहचान करना होता है। अब आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जैसे आप ब्यूटेनॉल और प्रोपेनॉल, इन दोनों की आपको पहचान करनी है, तो फिर इनका आईआर स्पेक्ट्रम बना लो। इनके अंदर जो तनन कंपन बनते हैं, बंकन कंपन बनते हैं, जो अवशोषण बैंड बनेंगे, उस अवशोषण बैंड के आधार पर क्या किया जाता है, इन यौगिकों की पहचान की जाती है। तो यहां यही लिखा है कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग यही होता है, क्या होता है कि दो या दो से अधिक यौगिकों का अगर मिश्रण है, तो फिर उनमें से उनको अलग अलग उनकी पहचान करना, उनका क्या होता है, उनका ये आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्षेत्र में 1500 सेंटीमीटर से नीचे का जो क्षेत्र होता है, अब डीएनए प्रिंट, फिंगरप्रिंट, डीएनए नहीं है, फिंगरप्रिंट जो रीजन होता है उसकी जो रेंज होती है वो 1500 सेंटीमीटर होती है, इनवर्स होती है। इससे नीचे की जो रेंज होगी, इससे नीचे की जो रेंज होती है वो फिंगर प्रिंट रीजन कहलाती है। तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से नीचे का जो क्षेत्र होता है वो फिंगरप्रिंट रीजन होता है, अंगुली छाप क्षेत्र होता है वो। और ये अलग अलग तीन भागों में इसको बांटा गया है। इन तीनों भागों की रेंज है, तीनों भागों में है फिंगर
प्रिंट रीजन को 3 उपभागों के अंदर बांटा गया है। जो पहली होती है वो 1500 से लेकर 1350 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। दूसरी रेंज जो होती है वो 1350 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। और जो तीसरी होती है वो 1000 से नीचे वाली जो रेंज होती है। मतलब यहां पर जो रेंज होती है वो कहां से होती है, फिंगर प्रिंट रीजन के अंदर 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से नीचे वाली जो रेंज होती है वो है। और उसको फिर 3 भागों में बांटा गया। ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, तीनों की रेंज याद कर लेनी है। अब देखो तीनों के अलग अलग एग्जाम्पल भी मैंने यहां ले आया हूं। मैं एक किताब का पेज है जिसमें तीनों के अलग अलग है। पहला है 1500 से 1350 पर कौन से फंक्शनल ग्रुप है या फिर कौन से यौगिक है जो यहां पर अपनी पीक दर्शाते हैं। डबलेट के रूप में भी हो सकते हैं, वो सिंगलेट के रूप में भी हो सकते हैं। ऐसा हर बार क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन आपने को याद रखनी है। पहला कौन सा क्षेत्र आ गया आपका, 1500 से लेकर 1350 सेंटीमीटर इनवर्स का क्षेत्र होता है। यहां पर तरंग संख्या 1380 और 1365 इनवर्स के आसपास डबलेट की उपस्थिति। अब यहां पर आपका जो तृतीयक ब्यूटिल होता है वो 2 पीक दर्शाता है, डबलेट दर्शाता है। तो यहां पर ये याद रखना पड़ेगा। देखो समझने वाली, पहले कह रहा हूं समझने वाली कोई चीज है ही नहीं, चीजें याद रखनी है कि कौन कितनी दर्शाएगा। फिर आपको दे दे कि ये रेंज है, अब यौगिक की पहचान करो। तो जब आप बहुत सारे क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है, उनकी याद कर लोगे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो यहां पर 1380 से लेकर 1365 के पास की डबलेट की उपस्थिति यौगिक में तृतीयक ब्यूटिल समूह की उपस्थिति को दर्शाती है। अब इसका मतलब हो गया कि 1380 और 1365 के आसपास 2 पीक प्राप्त होती है, डबलेट प्राप्त होता है। उसमें कौन से समूह की, तृतीयक ब्यूटिल समूह की उपस्थिति दर्शाती है, जबकि नाइट्रो समूह के लिए 2 प्रबल बैंडों में से एक बैंड अंगुली छापी क्षेत्र में प्राप्त होता है। अब देखो 1350 देख लो, 1350 क्या है, यह 1350 पर डीएनए नहीं, फिंगरप्रिंट रीजन का क्या है आपका क्षेत्र है, किसका, अंगुली छाप क्षेत्र है। और इसमें जो नाइट्रो समूह के दो बैंड प्राप्त होते हैं। नाइट्रो समूह के कितने बैंड प्राप्त होते हैं, 2 बैंड प्राप्त होंगे। इसमें से एक जो बैंड होता है, नाइट्रो समूह के जो 2 पीक होते हैं उसमें से जो एक पीक होती है वो अंगुली छाप क्षेत्र में 1350 सेंटीमीटर इनवर्स पर होती है। इस चीज को ध्यान रखना। दूसरा है, अब देखो यहां पर यह पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह अंगुली छाप क्षेत्र में अवशोषण बैंड को दर्शाता है। तो फिर उसमें समूह दिए हुए होंगे, उसमें से एक आपको दे दिया कि नाइट्रो समूह की होती है, वो 1350 पर होती है। दूसरा है 1350 से 1000 सेंटीमीटर के बीच में एल्कोहल, एस्टर, लैक्टोन और अम्ल एनहाइड्राइड सभी इस क्षेत्र में CO तनन कंपन, कार्बन ऑक्सीजन तनन कंपन के कारण अभिलक्षणिक बैंड प्रदर्शित करते हैं। कौन सी क्षेत्र में, 1350 से लेकर 1000 सेंटीमीटर इनवर्स का जो रीजन होता है उसके अंदर ये वाला एल्कोहल, एस्टर, लैक्टोन, अम्ल और एनहाइड्राइड, ये सभी इस क्षेत्र के अंदर CO तनन कंपन आपके प्रदर्शित करता है, बैंड प्रदर्शित करता है। और ये रेंज CM इनवर्स में ही रहती है। हाँ, ये आपको सेंटीमीटर इनवर्स में ही याद रखनी है, सेंटीमीटर इनवर्स में ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी मैं आपको शेयर करूंगा, ऐसा नहीं है, अपन क्वेश्चन करेंगे भी, लेकिन मैं बीच बीच में मैं आपको क्वेश्चन डालता रहूंगा, देता रहूंगा, आप टेंशन मत लो। जैसे मैं कल क्वेश्चन देख रहा था अगली यूनिट के, तो आपको शेयर किए हैं, आज इसके भी शेयर कर दूंगा। आप देख लेना क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए, है ना। रेंज वाले आपको याद रखने वाला होता है। उदाहरण के लिए 1 डिग्री एल्कोहल में 2 बैंड होते हैं। जो आपका प्राथमिक एल्कोहल होता है, 1 डिग्री एल्कोहल होता है, उसमें 1350 से लेकर 1260 सेंटीमीटर इनवर्स पर पहली रेंज होती है, और दूसरी जो रेंज होती है वो 1050 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर कौन, जो 1 डिग्री एल्कोहल होता है या 1 डिग्री जो एल्कोहल होता है, वहां यहां पर आपके 2 अवशोषण बैंड दर्शाएगा। पहला जो होगा वो 1350 से लेकर 1260 के बीच में पहला सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में होता है, और अगला जो होता है वो 1050 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में होता है। तो यहां पर ये भी क्षेत्र कौन सा है, ये क्षेत्र आपका कौन सा है,
अंगुली छाप क्षेत्र के अंदर, अंगुली छाप क्षेत्र के अंदर ये क्या करता है, अंगुली छाप क्षेत्र में ये भी आपका क्या दर्शाता है, अपना अवशोषण बैंड दर्शाते हैं। और कितने होते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल के लिए 2 होते हैं। हाँ, एक साथ भी डाल दूंगा। फिर 1150 से लेकर 1070 के बीच में अवशोषण एस्टर समूह का अभिलाक्षणिक गुण होता है। देखो ये रेंज याद करनी पड़ेगी। अल्कोहल कितनी रेंज पे आता है, एस्टर कितनी रेंज पे आता है, अल्कोहल कितने पे आएगा, एनहाइड्राइड कितने पे आएगा, वो सारी चीजें आगे वाले पेज के अंदर अपन करने वाले हैं। और तीसरा जो आपका रीजन आता है वो 1000 सेंटीमीटर से नीचे होती है। इसमें कार्बन, मतलब इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला क्षेत्र भी हो सकता है और कार्बन कार्बन हाइड्रोजन के भी बंकन, यहां पर जो कंपन होते हैं वो बंकन कंपन के कारण 700 सेंटीमीटर इनवर्स तथा 970 से 960 सेंटीमीटर इनवर्स पर अवशोषण सिज और ट्रांस रूपों को विभाजित करता है। इस क्षेत्र के द्वारा बेंजीन में एकल प्रतिस्थापन, ऑर्थो, मेटा और पैरा स्थितियों पर प्रतिस्थापन के अभिलाक्षणिक अवशोषण बैंड की क्षेत्र प्राप्त होते हैं। और यहां पर 750 से लेकर 700 अवशोषण बैंड पर बेंजीन सिंगलेट के रूप में प्रतिस्थापन प्रदर्शित करता है। तो यहां पर ये बेंजीन वाला भी 750 से लेकर 700 के सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में एक सिंगलेट, देखो एकल प्रतिस्थापन लिखा है तो सिंगलेट के रूप में एक पीक प्रदर्शित करता है। अब यहां आपका टॉपिक यहां से स्टार्ट हुआ है। टॉपिक क्या कह रहा है, और सवाल भी फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी यहां से आया, सेकंड ग्रेड के अंदर भी यहां से आया था क्वेश्चन। अब देखो क्या कह रहा है कि कार्बनिक रसायन में कुछ प्रमुख क्रियात्मक समूहों या वर्गों के अभिलाक्षणिक अवशोषण बैंड होते हैं। इन अवशोषण बैंड की क्या होती है, रेंज होती है। अवशोषण बैंड की तरंग संख्या होती है, अवशोषण बैंड की आवृत्ति होती है। आपको उन रेंज को याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें अल्कोहल के बारे में, और सेकंड ग्रेड में अल्कोहल के बारे में सवाल पूछा हुआ है, वो क्वेश्चन मैं आपको आज शेयर कर दूंगा। क्या पूछा था कि अल्कोहल के अंदर, यहां पर अल्कोहल के अंदर टोटल 4 प्रकार के कंपन बैंड बनते हैं, कंपन अवशोषण बैंड बनते हैं। टोटल कितने बनेंगे संतृप्त अल्कोहल में। अब अल्कोहल के अंदर भी अगर आप बात करो CH3 CH2OH, इसका पूछा था, किसका पूछा था, एथेनॉल का पूछा था कि इसके अंदर 4 रेंज दे रखी थी और फिर आपको यौगिक पहचानना था कि कौन सा था। तो इसके अंदर अपन ने लिखा है कि ROH जो अल्कोहल होता है, ये उसका फॉर्मूला लिख दिया। इसके अंदर टोटली 4 प्रकार के क्या होते हैं। अब 4 प्रकार के बंध हो सकते हैं, 4 प्रकार के बंध है, तो फिर इसके अंदर अवशोषण बैंड भी होते हैं। वो भी कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। देखो यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है। तो यहां पर अल्कोहल के अंदर कितने बंड हो गए, 4 बॉन्ड बनते हैं। और यहां पर 4 बंधों के कारण कुछ कंपन या अवशोषण बैंड भी प्राप्त होते हैं। तो देखना क्या लिखा है, पहला लिखा है ऑक्सीजन हाइड्रोजन तनन कंपन। इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन तनन कंपन प्रदर्शित करता है। इस तनन कंपन की जो स्थिति और तीव्रता हाइड्रोजन बंध पर निर्भर करती है, हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर निर्भर करेगी। किसकी, ये जो OH तनन कंपन होता है, इसकी जो आवृत्ति होती है, या फिर इसके अपन कह सकते हैं कि इसकी जो तीव्रता होती है, तीव्रता जो होती है वो किसके ऊपर, हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर निर्भर करेगी। क्योंकि अल्कोहल है तो अल्कोहल के अंदर जो हाइड्रोजन है वो 2 विद्युत ऋण परमाणुओं के मध्य आ सकता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण भी कर सकता है। तो इस बॉन्ड की जो तनन कंपन होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर निर्भर करती है। अल्कोहल की गैसीय या तनु विलयन अवस्था में हाइड्रोजन बॉन्ड की संभावना बहुत कम हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अल्कोहल के अंदर अगर वो गैसीय अवस्था में है या फिर डाइल्यूट स्टेज के अंदर है, तनु अवस्था के अंदर है, तनु विलयन अवस्था में है, तो फिर वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड की संभावना बहुत कम हो जाती है। और इस अवस्था में क्या रहता है, ये जो OH समूह होता है ये क्या रहता है,
मुक्त अवस्था में रहता है। कहां रहता है? मुक्त अवस्था में रहता है, फ्री अवस्था में रहता है। एक चीज को ध्यान से सुन लेना कि अल्कोहल अगर किस अवस्था में है, अगर आपका गैसीय अवस्था में है या फिर उसका जो विलयन है वो तनु विलयन है, तो फिर जो आपका अल्कोहल होता है उसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की संभावना होती है वो दुर्बल हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्ड की संभावना क्या हो जाएगी? कम हो जाती है। और फिर क्या होगा? जो आपका OH कंपन, जो OH बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है वो ये OH होता है, वो क्या रहता है? मुक्त रहता है, फ्री रहता है। अब फ्री रहने की वजह से क्या हो सकता है कि यहां इसको ध्यान रखना कि इसका जो अवशोषण बैंड होता है उसको ध्यान में रख लेना कि जो अवशोषण बैंड होता है कौन सी अवस्था में? इस अवस्था के अंदर। कौन सी अवस्था के अंदर? अगर अल्कोहल किस अवस्था में है? गैसीय अवस्था में है, या फिर उसका जो विलयन है वो कैसा है? तनु विलयन हो सकता है। चलो इसको रेड कलर के अंदर ले लेते हैं। कौन सी अवस्था में है? उसका जो विलयन है वो तनु है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो फिर इस अवस्था के अंदर जो तीक्ष्ण अवशोषण बैंड बनता है वो 3650 से लेकर 3584 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में इसका अवशोषण बैंड प्राप्त होता है। इस चीज को ध्यान रखना, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कौन सी लाइन? ये वाली लाइन। अल्कोहल की गैसीय अवस्था और तनु विलयन अवस्था के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड, अब हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इसकी अवशोषण बैंड को प्रभावित करेगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो फिर क्या होगा? अवशोषण बैंड नीचे आ जाएगा। यहां पर अवशोषण बैंड, हाइड्रोजन बॉन्ड की संभावना बहुत कम रहती है गैसीय अवस्था और तनु विलयन अवस्था में। फिर इस जो OH समूह होता है वो मुक्त रह जाएगा। फिर आपका जो अवशोषण बैंड प्रदर्शित होगा वो 3650 से लेकर 3584 सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज के बीच में प्राप्त होता है। फिर अगली लाइन देखो कि यदि अल्कोहल द्रव अवस्था में है, द्रव अवस्था में हो या फिर उसका विलयन जो हो वो शांद्र विलयन हो, तो फिर अवस्था में है तो हाइड्रोजन बंध के कारण अणु क्या हो जाएगा? संगुणित हो जाते हैं, और जिसके फलस्वरूप क्या हो जाएगा? अवशोषण बैंड कम तरंग संख्या क्षेत्र की ओर आ जाता है। वहां पर क्या था? अधिक क्षेत्र था, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना। कौन सी अवस्था में? ये द्रव अवस्था के अंदर। और कौन सी अवस्था के अंदर? शांद्र विलयन की अवस्था के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण होने के कारण जो अणु है वो पूरा एक संगुणित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप अवशोषण बैंड क्या होता है? कम तीव्रता की ओर विस्थापित हो जाता है। और ये रेंज आप ध्यान रखना 3584 से लेकर 3200 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में यहां पर इसकी रेंज आ जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद कर लेना। हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, पिछला आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण तरंग संख्या क्या हुई थी? तरंग संख्या प्रभावित हुई थी। यहां पर अवशोषण बैंड है वो भी क्या हो जाएगा? प्रभावित हो जाएगा। और जो तरंग संख्या देखो, ये रेंज जो क्षेत्र होता है वो क्या हो जाता है? कम तरंग क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाता है। अवशोषण बैंड की चौड़ाई और निम्न तरंग संख्या हाइड्रोजन बॉन्ड की मात्रा पर निर्भर करती है। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो बैंड की चौड़ाई होगी वो, और जो तरंग संख्या होगी वो हाइड्रोजन बॉन्ड की ऊपर निर्भर करती है, हाइड्रोजन बॉन्ड की मात्रा पर निर्भर करती है। ये जो कंपन था वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन तनन कंपन था। कौन सा कंपन था? ऑक्सीजन हाइड्रोजन तनन कंपन था। तो फिर चौथा देखो, दूसरा देखो, आगे आगे क्या कह रहे हैं इसको देखना। कार्बन ऑक्सीजन तनन कंपन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन पर लिया, अब कार्बन ऑक्सीजन तनन कंपन। कार्बन ऑक्सीजन तनन कंपन अल्कोहल और फिनोल के अंदर भी होता है, क्योंकि OH, क्योंकि देखो यहां पर कार्बन, ये होता है फिनोल, ये OH, तो यहां पर कार्बन है, ये कार्बन ऑक्सीजन तनन कंपन हो गया। और ROH, तो यहां पर ये कार्बन ऑक्सीजन तनन कंपन। कार्बन ऑक्सीजन या OH, मतलब OH आपने पढ़ा ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन तनन कंपन पढ़ लिया। अब कार्बन ऑक्सीजन तनन कंपन ये अल्कोहल भी प्रदर्शित करता है और फिनोल भी करता है। तो कौन सी तनन कंपन के कारण 1260 से लेकर 1000 सेंटीमीटर इनवर्स पर तीव्र अवशोषण बैंड प्रदर्शित करते हैं? ये वैल्यू याद होनी चाहिए, बाकी कोई चीजें ध्यान नहीं है। फिर लिखो नोट करके लिखा है कि CO तनन कंपन पास के कार्बन कार्बन तनन कंपकों के साथ में क्या करता है? युग्मन करेगा। मतलब ये हो सकता है कि युग्मन के कारण क्या होता है कि तनन कंपन, CO तनन कंपन पास के कार्बन कार्बन
तनन कंपनों के साथ में युग्मन प्रदर्शित करेगा, जिससे अल्कोहल की अवशोषण बैंड क्या होती है, प्रभावित होती है। तो यहां पर इन तीनों अल्कोहलों के लिए अवशोषण बैंड दी हुई है। इन अवशोषण बैंड को याद कर लेना। क्या याद करना है? अवशोषण बैंड आपके अल्कोहल की ली हुई है। 1 डिग्री अल्कोहल के लिए जो अवशोषण बैंड होती है वो आपके सामने ये दे रखी है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। क्या कह रहा है कि 1 डिग्री अल्कोहल के लिए जो होती है वो 1075 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर 1000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में होती है। 2 डिग्री अल्कोहल के लिए जो होती है वो 1150 से लेकर 1150 से लेकर 1075 सेंटीमीटर इनवर्स, और 3 डिग्री के लिए आपकी जो होती है 1210 से लेकर 100 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में आपकी रेंज रहती है 3 डिग्री। सर हाइड्रोजन बॉन्ड की कौन सी मात्रा पर निर्भर करती है? क्या कह रहे हो, समझा नहीं मैं। हाइड्रोजन बॉन्ड की मात्रा, हाइड्रोजन बॉन्ड की मात्रा मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड कितना प्रबल बन रहा है, स्ट्रॉन्ग बन रहा है या वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इंटरमोलिकुलर बन रहा है या इंट्रामोलिकुलर बन रहा है, उसके ऊपर क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड की चौड़ाई और तरंग संख्या दोनों निर्भर करती है। चलो यहां पर ये तीनों रेंज आपको याद रखनी पड़ेगी, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के लिए। अब देखो यहां पर कुछ चीज और इंपॉर्टेंट दे रखी है कि इसके अतिरिक्त जो चीज मैंने अभी बताई है वो है कि यहां पर लिखा है कि इसके अतिरिक्त कार्बन कार्बन तनन होता है। कार्बन कार्बन तनन कंपनों का अवशोषण जो होता है वो 1500 से लेकर 1600 सेंटीमीटर इनवर्स में मिलता है। कार्बन हाइड्रोजन तनन कंपन का मान कार्बन परमाणु के संकरण के प्रकार पर भी निर्भर करेगा। मतलब जो कार्बन का जो संकरण होता है उसके आधार पर अवशोषण बैंड तनन कंपन का मान भी निर्भर करता है। ये पार्ट पूरा आपको याद ही करना पड़ेगा। आप कहीं से भी पढ़ लेना, मैं गारंटी दे रहा हूं कि समझने वाली कुछ चीज ही नहीं है कि कौन सा क्रियात्मक समूह है। जैसे आपको पूछ लिया कि एसीटोन है, एसीटोन दे दिया, तो एसीटोन जो अवशोषण बैंड दर्शाएगा, इसका जो आईआर स्पेक्ट्रम होता है वो इसमें जो अवशोषण बैंड बनेगा वो कौन सी रेंज पर बनता है वो आपको याद होना चाहिए। याद बिना तो सवाल ही नहीं होगा। अब सवाल पीछे जो सेकंड ग्रेड में पेपर आया था उसके अंदर एक सवाल पूछा था, अभी आपके सामने अल्कोहल की मैं और बात कर रहा हूं, 1 डिग्री अल्कोहल का पूछा था और शायद प्रोपेनॉल था या फिर एथेनॉल था। उसके अंदर 4 रेंज दे रखी थी और चारों रेंज पर अलग अलग 4 अवशोषण बैंड बनते हैं। फिर नीचे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक की चर्चा हो रही है। तो यहां मैं बात कर रहा था कि जो तनन कंपन होता है, कार्बन हाइड्रोजन तनन कंपन जो होता है वो कार्बन के जो कार्बन परमाणु है उसके संकरण पर निर्भर करेगा। अगर sp3 कार्बन sp3 संकरित है तो फिर कार्बन हाइड्रोजन मतलब जो कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड बनेगा उसके अंदर अगर कार्बन sp3 संकरित है तो कंपन अवशोषण बैंड 2800 से लेकर, अगर sp3 है कार्बन हाइड्रोजन sp3 संकरित है तो उसके अंदर उसकी जो अवशोषण बैंड बनती है वो 2800 से 3000 सेंटीमीटर इनवर्स बनती है। दूसरा है कि अगर कार्बन sp2 संकरित, यहां देखो sp2 संकरित का अवशोषण बैंड 3000, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। sp2 कार्बन हाइड्रोजन तनन कंपन के लिए जो अवशोषण बैंड बनता है वो 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पर बनता है। और कार्बन हाइड्रोजन बंध में बंकन कंपन अपेक्षाकृत कम तरंग, एक तनन कंपन होता है और एक बंकन कंपन होता है। पंकज धाकड़ कह रहे हैं क्वेश्चन से आएगा सर, ये समझ नहीं आया क्वेश्चन क्या आएगा, वो तो बता रहा हूं ना आगे। क्वेश्चन क्या आएगा वो ये पढ़ा देख लो, क्वेश्चन क्या आएगा उसको देख लो। क्वेश्चन ये आपके पूछा था फर्स्ट ग्रेड के अंदर, ये क्वेश्चन आया था। क्या पूछा था देखो, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है, अभी 2024 के अंदर प्रश्न पूछा था, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में निम्नलिखित यौगिकों के तनन कंपन मतलब ये कार्बन ऑक्सीजन तनन अवशोषण का सही क्रम क्या होगा, ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन मैंने इस पीडीएफ के अंदर मैंने नहीं लिया लेकिन उसको मैंने सॉल्व करके डाला है, तो वो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा। इनको आपको कार्बन ऑक्सीजन तनन कंपन के बढ़ते हुए क्रम में आपको एडजस्ट करना था। अब फर्स्ट ग्रेड का पेपर देख लेना, क्वेश्चन उसके अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब कहां पढ़ रहे थे,
जैसे यहां आपने कार्बन 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 अगर sp3 संकरित है तो आपकी जो अवशोषण बैंड होती है वो 2800 से 3000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में, अगर sp2 संकरित है तो 3300 पर होगी, और कार्बन हाइड्रोजन बंधन में बंकन कंपन हो रहा है तो फिर इनकी जो अवशोषण बैंड होती है वो 1430 से लेकर 1470 प्रदर्शित होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को ध्यान रखना। ये लाइन नीचे वाली है वो कह रही है असंतृप्तता और एरोमेटिक वलय की उपस्थिति के कारण कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अवशोषण बैंड होता है वो 1650 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होता है। किसके कारण? अगर एरोमेटिक है तो, और कार्बन कार्बन एरोमेटिक है और असंतृप्त है तो फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में जो अवशोषण बैंड बनेगा वो 1650 सेंटीमीटर इनवर्स पर बनता है। आगे देखो, ये क्वेश्चन आया था सेकंड ग्रेड 2018 है या 16 का क्वेश्चन हो, किसी की भी सेकंड ग्रेड के एग्जाम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा था इसको समझना, ये सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या पूछा था कि CH3, अब ये नहीं दिया था, ऊपर कुछ नहीं दिया था, आपको दी हुई थी कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुसार कुछ आपको रेंज दी हुई थी। लिखा था रेंज कि 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्रबल बैंड प्रदर्शित करता है। दूसरा लिखा था कि 2996 और 2920 सेंटीमीटर पर कार्बन हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति को सुनिश्चित करता है, और तीसरा दिया था 1000 सेंटीमीटर इनवर्स पर कार्बन ऑक्सीजन बंध की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। तो ये सवाल आपको दिया था क्या? फिर नीचे ऑप्शन में दिया था कि यौगिक की पहचान करो, तो आपको यौगिक ऑप्शन के अंदर ये दिए थे, एक ये हो सकता है, दूसरा आपको दिया था CH3 CH2OH ये हो सकता है, तीसरा आपको दिया था CH3 CH2 CH2OH हो सकता है, और चौथा आपके डी ऑप्शन हो सकता है CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H ये हो सकता है। अब ऊपर ये दिया था ऑप्शन, ऊपर लिखा था कि नीचे कुछ कार्बनिक यौगिकों के अवशोषण बैंड दी गई है। ये अवशोषण बैंड प्रबल, मतलब यहां लिखा था कि 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्रबल बैंड OH समूह की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। फिर यहां पर दिया था कि 2996 और 2920 सेंटीमीटर इनवर्स पर कार्बन हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति को सुनिश्चित करता है, और 1050 सेंटीमीटर इनवर्स पर कार्बन ऑक्सीजन बंध की उपस्थिति को सुनिश्चित करता है। तो यौगिक की पहचान करो, और यौगिक की पहचान आपके इस रूप में हुई। अब आपको इसकी याद होनी चाहिए, इसकी याद है तो ये क्वेश्चन होगा, नहीं तो समझने वाला तो कुछ बात है ही नहीं। तो ऐसे की ऐसी एसीटोन की भी है, एसिटल्डिहाइड भी है, प्रोपेनॉल की भी है, ब्यूटेनॉल की भी है, तो ऐसी बहुत सारी होती है। अपने मेनली एल्कोहल देखोगे तो एक एल्कोहल एक ऐसा मतलब फंक्शनल ग्रुप है जो लगभग 3300 के आसपास, 3-4 ग्रुप है जो ही 3500 के आसपास प्रदर्शित करते हैं, 3000 से ऊपर है, बाकी सारे के सारे 3000 से नीचे है। 3-4 कौन से है उसको भी मैंने हाईलाइट कर रखा है। तो इस बात को ध्यान रख लेना, क्या ध्यान रखना है कि जो आपका एथेनॉल है, ये जो अवशोषण बैंड प्रदर्शित किया गया है, दिखाया गया है, उसमें आपको एथेनॉल का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? रखना है कि CH2, ये CH3 CH2OH एथेनॉल है, इसके IR स्पेक्ट्रम में निम्नलिखित अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं। जो पहला बैंड बनेगा वो कहां पर बनेगा? 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पर बनेगा, और वो क्या प्रदर्शित करेगा? वो प्रबल बैंड बनेगा और ऑक्सीजन समूह की उपस्थिति को प्रदर्शित करेगा, मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन तनन कंपन बनेगा। क्या बनेगा? तनन कंपन अवशोषण बैंड बनेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन तनन कंपन अवशोषण बैंड बनेगा। ये कहां पर बनेगा? ये एथेनॉल के लिए बनेगा और OH समूह की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। दूसरा है कि यहां पर आपकी कौन सी रेंज पर 2996 और 2920 सेंटीमीटर इनवर्स पर कार्बन हाइड्रोजन तनन कंपन बनता है। कार्बन हाइड्रोजन तनन कंपन की उपस्थिति को सुनिश्चित करेगा ये इस रेंज पर। और तीसरा है 1050 सेंटीमीटर इनवर्स पर कार्बन ऑक्सीजन बंध की उपस्थिति को सुनिश्चित करता है। आगे देखो, ये आपका देखो वो एथेनॉल का हो गया। अब देखो ब्यूटेनॉल का मैंने लिख रखा है, ये तीनों कंपन आपको याद होनी चाहिए, ये तीनों रेंज आपको याद होनी चाहिए। ब्यूटेनॉल जिसमें लिखा है CH3 CHOH CH2 CH, इसका अवशोषण बैंड है, ये IR स्पेक्ट्रम है, इसको आप कह सकते हो कि इसके IR स्पेक्ट्रम की जो रेंज होती है। अब देखो इसको याद करना पड़ेगा, इसको
अब तनन कंपन और बंकन कंपन पिछली क्लास को देखोगे तो उसमें मैंने करवाया हुआ है। तनन कंपन, कंपन के मैंने प्रकार बताए हैं, 3-4 प्रकार के, सममित कंपन, असममित कंपन, युग्मित कंपन, तनन कंपन, बंकन कंपन, ये सारे पिछली क्लास के अंदर अगर बताए हैं, आपने देखे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। क्लास, पिछली वाली क्लास देखनी चाहिए। ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल में अवशोषण बैंड देखोगे तो ब्यूटेनॉल के अंदर कौन सा बन सकता है, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन तनन कंपन बनेगा। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन तनन कंपन अवशोषण जो बैंड होता है वो 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होगा। तो एल्कोहल के अंदर जो अवशोषण बैंड होता है वो लगभग 3000 से ऊपर 3300 के आसपास जाता है, तो 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पर जाएगा। कार्बन ऑक्सीजन, ये 3300 आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स पर जाएगा। दूसरा है कार्बन ऑक्सीजन तनन कंपन। कार्बन ऑक्सीजन तनन कंपन अवशोषण बैंड बनेगा वो 1100 सेंटीमीटर इनवर्स पर बनेगा। कहां पर बनेगा, 1100 सेंटीमीटर इनवर्स पर बनेगा। और कार्बन हाइड्रोजन जो तनन कंपन बनता है वो 2800 से लेकर 2950 सेंटीमीटर इनवर्स पर हो सकता है। दूसरी बात और कह दूं, दूसरी बात और कह दूं कि अगर ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हो सकती है एग्जाम के अंदर, क्योंकि जिस बुक से हमने अलग अलग किताबों के अंदर अलग अलग लिखा गया है। आप वर्धमान यूनिवर्सिटी की किताब देखोगे तो उसमें अलग लिखा है, आप आरबीडी पब्लिकेशन की है, कुछ नहीं, ज्यादा फर्क नहीं है, 50-60-100 का फर्क रहता है। तो फिर ये तीनों आपको याद रखने पड़ेंगे, तीनों याद रखने पड़ेंगे। ब्यूटेनॉल के लिए जो अवशोषण बैंड बनता है, उस अवशोषण बैंड के अंदर तीन क्या बनेंगे, 3 अवशोषण बैंड बनते हैं, एक OH, एक CO और एक CH। इन तीनों अवशोषण बैंड की रेंज आपको याद रखनी पड़ेगी। एक दिन में ऐसे याद नहीं होगी, एक दिन पढ़ के छोड़ दोगे तो नहीं होगी। एक दिन के अंदर फिक्स कर लो कि इतनी होती है, एक दिन के अंदर 3 या 4 क्रियात्मक समूहों की देख लो, तो उसको क्या करो, सामने रखो, लिख के जहां पढ़ रहे हो उसके सामने जस्ट रख लो, याद कर लो, पढ़ते पढ़ते जाओ, कहीं भी जाओ, बोलते बोलते जाओ, तो फिर आपको क्या हो जाएगी, याद हो जाती है। और याद होगी तो फिर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये ब्यूटेनॉल का आप इसको याद कर लाना, ठीक है। चलो आगे देखो, फिर एल्कोहल के बाद में आपका क्रियात्मक समूह आता है, वो एमीन आता है। और एमिनो के लिए भी आपको अवशोषण बैंड है वो याद रखने पड़ेंगे। सारे क्रियात्मक समूहों का मैंने लिखा है, मुश्किल से इस मैटर को एक जगह किया है, क्योंकि कहीं भी नहीं दिया हुआ है, कहीं भी किसी भी किताब के अंदर नहीं है। ग्रेजुएशन की एक स्पेशली किताब नहीं मंगवाई, उसके पास में जाके इसमें मैटर मिला है। तो मेरे पास मेरा मैटर था, लेकिन उसमें मेरे को ये मैटर नहीं थी, कमी थी इसकी, क्योंकि पिछली बार जब पढ़ा था मैंने छोड़ के गया था, नहीं पढ़ा था मैंने। एमीन का अवरक्त स्पेक्ट्रम, एमिनो के अंदर जो समूह होता है वो क्या होता है, NH2 समूह होता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो कंपन बनेगा, कंपन क्या बनेगा, देखो एमीन 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है और 3 डिग्री भी हो सकता है। RNH2 समूह होता है जिसको एमीन कहते हो आप। यहां पर देखो NH तनन कंपन बनेगा। NH का मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में तनन कंपन बनेगा। तो 1 डिग्री एमिनो के तनु विलयनों का अवरक्त स्पेक्ट्रम NH बंद के सममित और असममित तनन कंपन। अब ये सममित और असममित तनन कंपन पिछले मैंने आपको बता दी है। तनन कंपनों की कारण क्रमशः, अब देखो सममित की कितनी होती है, 3500 सेंटीमीटर इनवर्स होती है सममित की, और असममित की कितनी होती है, असममित की 3400 सेंटीमीटर इनवर्स पर 2 पीक प्राप्त होती है। इसके लिए 1 डिग्री एमीन के लिए जो पीक प्राप्त होती है वो कितनी पीक प्राप्त होती है, 2 पीक प्राप्त होगी। इसमें एक जो बनेगा वो सममित बनेगा और दूसरा जो बनेगा असममित बनेगा। सममित वाले की जो रेंज होती है वो 3500 सेंटीमीटर इनवर्स होती है, और असममित वाले की जो रेंज होती है वो 3400 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। एमिनो के लिए 1 डिग्री एमिनो में सममित और असममित दोनों बनेंगे। सममित की रेंज 3500, असममित की रेंज 3400 पर 2 अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं, जिनकी रेंज आपको ये याद रखनी है। दूसरी चीज, यहां पर NH तनन कंपन आया, दूसरा जो यहां पर बैंड बनेगा वो NH बंकन कंपन बनेगा। कौन सा बनेगा, NH बंकन कंपन बनेगा। और 1 डिग्री एमिनो के अवरक्त स्पेक्ट्रम में NH बंकन कंपन की जो तीव्रता होती है वो 1650 से लेकर
1580 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में होती है। 1650 से लेकर 1580 सेंटीमीटर के बीच में होती है, इसको याद रखना। 1 डिग्री एमिनो के लिए तनन कंपन ये होता है, 1 डिग्री एमिनो के लिए बंकन कंपन ये होता है। ये रेंज आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलो आगे एक चीज और देखो, यहां पर एक चीज और बढ़िया इंपॉर्टेंट देख लेना कि जो 2 डिग्री एमीन होते हैं वो NH बंकन कंपन अवशोषण बैंड प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये जो NH बंकन कंपन अवशोषण बैंड होते हैं वो प्रदर्शित नहीं करेंगे। और जो आपके 3 डिग्री एमीन होते हैं, एक लाइन और आप अगर आपके पास में आपने लिख रखे हैं तो इसमें एक और प्रदर्शित करना कि NH जो बंकन कंपन होते हैं वो 3 डिग्री जो एमीन होते हैं, 3 डिग्री जो एमीन होते हैं, 3 डिग्री एमीन जो होते हैं वो आपके क्या नहीं प्रदर्शित करते हैं, NH तनन कंपन, बंकन कंपन नहीं, तनन कंपन प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसकी कोई रेंज प्राप्त नहीं होगी क्योंकि 3 डिग्री के अंदर क्या आ जाता है, नाइट्रोजन के पास में तीनों R आ जाते हैं, ये तीनों R आ जाएंगे जिसके कारण यहां पर कोई बैंड प्राप्त नहीं होता है। और 2 डिग्री एमीन जो होते हैं वो बंकन कंपन अवशोषण बैंड प्राप्त नहीं करते हैं, प्रदर्शित नहीं करते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। ये बंकन कंपन, NH तनन कंपन, NH बंकन कंपन, दोनों की रेंज अलग अलग है, दोनों की रेंज को याद करना पड़ेगा। तीसरा आता है कार्बन नाइट्रोजन तनन कंपन। कार्बन मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन तनन कंपन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बंकन कंपन, और तीसरा जो कंपन आता है वो कार्बन नाइट्रोजन तनन कंपन आता है, वो एलिफेटिक के लिए अलग होगा और एरोमेटिक के लिए अलग होगा। तो एलिफेटिक एमीन 1250 से लेकर 1020 के बीच में अवशोषण बैंड प्रदर्शित करते हैं, और एरोमेटिक जो एमीन होते हैं जैसे एनिलीन वगैरह जो होते हैं वो 1342 से लेकर 1260 के बीच में अवशोषण बैंड को प्रदर्शित करते हैं। ये चीजें याद रखनी पड़ेगी, कोई समझना है ही नहीं भाई। किताब के अंदर भी आप जाकर देखोगे तो यही रेंज दे रखी है, उसमें क्या समझोगे, ये बैंड IR स्पेक्ट्रम बनता है उसमें ये रेंज प्रदर्शित करता है। अब रेंज प्रदर्शित करने का डायग्राम भी बता दे तो मतलब नहीं है, आपको रेंज याद ही करनी पड़ेगी कि CH तनन कंपन के अंदर एलिफेटिक के लिए ये होती है, एरोमेटिक के लिए ये होती है, ये याद करनी पड़ेगी। ये याद करने से ही काम चलेगा और कोई काम का तरीका नहीं है। चलो आगे देखो, ये एमीन के बाद में अगला जो आपका क्रियात्मक समूह आता है वो कौन सा आता है, एमाइड आता है। एल्कोहल के बाद में एमाइड जो होता है वो लगभग 3000 से ज्यादा अवशोषण, 3000 से ज्यादा तरंग संख्या पर या फिर 3000 से ज्यादा अवशोषण रेंज पर अवशोषण बैंड प्रदर्शित करेगा। यहां पर एसिड एमाइड RC डबल बॉन्ड O NH2 जिसको एसिटेमाइड कहते हैं। अब ये एसिड एमाइड का IR स्पेक्ट्रम, सर 3 डिग्री एमीन बंकन कंपन प्रदर्शित करते हैं क्या? 3 डिग्री एमीन बंकन कंपन 2 डिग्री नहीं करेंगे, 3 डिग्री भी नहीं करते हैं क्योंकि उसके पास वो भी नहीं करते हैं, तो 3 डिग्री एमीन बंकन कंपन नहीं दर्शाएंगे। 3 डिग्री न तो तनन कंपन करेंगे न बंकन कंपन करते हैं, 2 डिग्री नहीं करेंगे, 2 डिग्री उधर वाले कर सकते हैं, ठीक है, ये वाले 2 डिग्री करेंगे। 2 डिग्री एमीन तनन कंपन प्रदर्शित करते हैं, 2 डिग्री एमीन बंकन कंपन नहीं दर्शाएंगे, 3 डिग्री दोनों ही नहीं दर्शाते हैं, इस बात को याद कर लेना। अगला जो आपका आता है एमाइड, एमाइडो के अंदर जो IR स्पेक्ट्रम बनता है उसमें एमाइडो के IR स्पेक्ट्रम के अंदर स्पेशली मैंने बेंजामाइड का लिखा है। किसका लिखा है? बेंजामाइड का अवशोषण स्पेक्ट्रम है, और बेंजामाइड के लिए आप इसको याद कर लेना। ये बेंजामाइड के लिए अवशोषण स्पेक्ट्रम है और इसके अंदर टोटल कितने बैंड बनेंगे? बेंजामाइड के लिए 4 अवशोषण बैंड बनते हैं। कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। बेंजामाइड के लिए कितने अवशोषण बैंड बनते हैं? 4 अवशोषण बैंड बनते हैं। कितने अवशोषण बैंड बनेंगे? 4 बनेंगे। पहला बनेगा NH तनन कंपन अवशोषण बैंड, जो क्या बनता है 3500 से लेकर, यहां आप लिख सकते हो 3500 से लेकर 3300 से लेकर 3300 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में नाइट्रोजन हाइड्रोजन तनन कंपन अवशोषण बैंड
बैंड बनता है। दूसरा जो बनेगा कार्बन ऑक्सीजन तनन कंपन अवशोषण बैंड बनेगा, वो 1659 सेंटीमीटर पर बनेगा। सर बंकन और तनन में कंफ्यूज हो रहा है, वो तो भाई पिछली क्लास आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तनन कंपन क्या होते हैं, बंकन कंपन क्या होते हैं, वो आपको पिछली क्लास के अंदर मैंने समझा दिया है। तनन कंपन अवशोषण बैंड कितना बनतेगा, यहां पर कार्बन ऑक्सीजन बनेगा वो 1659 पर बनेगा। क्लास अटक नहीं रही है, आप बाहर जाके वापस आ जाइए। तीसरा जो है नाइट्रोजन हाइड्रोजन बंकन कंपन, एनएच जो बंकन कंपन होता है वो 1626 सेंटीमीटर पर बनेगा। और कार्बन नाइट्रोजन भी बनेगा, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन कौन सा, ये कार्बन और ये नाइट्रोजन, इनके बीच में भी बनेगा। नाइट्रोजन हाइड्रोजन भी बनता है और कार्बन हाइड्रोजन भी बनेगा और आपका कार्बन ऑक्सीजन भी बनेगा। ये कार्बन ऑक्सीजन है, ये भी बनता है। तो 4 अवशोषण बैंड बनेंगे। ये अभी वापस बता रहा हूं, देख लो इसको। एसिटामाइड के लिए आईआर स्पेक्ट्रम की रेंज मैं कह रहा हूं, प्रत्येक क्रियात्मक समूह की रेंज आपको याद करनी पड़ेगी, याद किए बिना काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एसिटामाइड के लिए आपको, एसिटामाइड के अंदर देखो क्या क्या बन सकता है, कितने बैंड बन सकते हैं वो आपको याद होने चाहिए। एसिटामाइड के अंदर एक नाइट्रोजन हाइड्रोजन का अवशोषण बैंड बन सकता है, एक कार्बन ऑक्सीजन का तनन कंपन बन सकता है, तीसरा नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बंकन कंपन बन सकता है, और चौथा जो बनेगा कार्बन नाइट्रोजन का तनन कंपन बन सकता है। तो यहां पर क्या होगा, 4 प्रकार के क्या बनते हैं, 4 प्रकार के क्या बनते हैं, अवशोषण बैंड बनेंगे, जिसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन तनन कंपन की जो बैंड होती है वो 3500 से लेकर 3300 इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में। कार्बन हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन तनन कंपन की जो बैंड होती है वो 1659 के बीच में। नाइट्रोजन हाइड्रोजन बंकन कंपन, यहां बंकन कंपन है, तनन कंपन नहीं है, जो बनेगा वो 1626 पर बनेगा। और कार्बन नाइट्रोजन तनन अवशोषण बैंड की जो तीव्रता बनेगी वो 1403 सेंटीमीटर इनवर्स पर बनती है। अगला देखो, देखो चीजें याद करनी पड़ेगी, याद किए बिना काम नहीं चलेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड की, नाइट्रो एमाइड के बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड का अवरक्त स्पेक्ट्रम जो बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर मुख्यतः 3 प्रकार के बन सकते हैं। अब 3 प्रकार कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो एक तो आपका OH बनेगा, एक कार्बन ऑक्सीजन का बनेगा, और दूसरा कौन सा बन सकता है, दूसरा कौन सा बन सकता है, कार्बन, दूसरा ये भी बन सकता है कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 3 बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं। क्या बनेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कितने कंपन बनेंगे, कितने अवशोषण बैंड बनेंगे, तो 3 बनते। 3 कौन सा बनेगा, देखो 3 कौन सा बन सकता है, ये R, ये C डबल बॉन्ड, ये OH। एक तो आपका ये बन जाएगा, कौन सा, OH बन जाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन तनन कंपन बनेगा। दूसरा कार्बन ऑक्सीजन तनन कंपन बनेगा, और तीसरा बनेगा कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये बंकन कंपन बनेगा। या कार्बन, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड पर बन सकता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला, कार्बन डबल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड वाला बनेगा तनन कंपन, कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला भी तनन कंपन बनेगा। लेकिन कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये कार्बन ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, यहां जो बनेगा ये क्या बनता है, बंकन कंपन बनता है। तो यहां पर इसकी जो रेंज होती है वो रेंज कितनी होती है, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन तनन कंपन अवशोषण बैंड की रेंज होती है वो होती है 3580 से लेकर 3500 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में। कार्बन ऑक्सीजन तनन कंपन अवशोषण बैंड होती है वो 1760 होती है। कार्बन ऑक्सीजन तनन कंपन, कार्बन ऑक्सीजन कौन सा, जैसे ये C डबल बॉन्ड O और ये OH, ये सिंगल बॉन्ड वाला जो है, ये सिंगल बॉन्ड वाला जो है वो तनन कंपन होगा, और यहां पर ये COH ये बंकन कंपन होगा। तो ये कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंकन कंपन होगा। तो यहां पर तनन कंपन की जो रेंज होती है वो 1320 से 1210 होती है, और 1440 से 1395। सर ये समझ गई है, पीछे वाली स्लाइड वाले रिपीट करने का बोला है। पीछे वाली स्लाइड क्या कह रही है, क्या है इसमें,
इस स्लाइड में यही है कि जो आपका 1 डिग्री एमीन होता है, 1 डिग्री जो एमीन होता है वो NH तनन NH बंकन कंपन प्रदर्शित करते हैं। जो 2 डिग्री एमीन होते हैं वो NH बंकन कंपन नहीं, ऊपर देखो इसमें यही लिख रखा है। क्या लिखा है देखो, एक आता है आपका NH कंपन बंकन, NH तनन बंकन, है ना। ये पूरी हो जाएगी, अब 2-3 स्लाइडें बची है। आपका लिखा है तनन NH तनन कंपन, ये कौन दर्शाएंगे, 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन प्रदर्शित करते हैं। इनकी रेंज ये लिख रखी है। 3 डिग्री वाले प्रदर्शित नहीं करते हैं, इसको छोड़ देना कि 3 डिग्री एमीन होता है वो NH तनन कंपन प्रदर्शित नहीं करेगा। दूसरा जो NH बंकन कंपन होता है वो तो कौन प्रदर्शित करते हैं, 1 डिग्री करेंगे, 2 डिग्री भी नहीं करेंगे, 3 डिग्री भी नहीं करेंगे। सर तनन बंकन में किस में होगा किस में नहीं होगा आप समझ नहीं रहे हो, किस में होगा किस में नहीं होगा ये तो फिक्स वैल्यू है, आप चीज को आप नहीं समझ रहे हो। तनन कंपन और बंकन कंपन मैंने आपको पहले समझा दिया क्लास के अंदर। अब किस में होगा किस में नहीं होगा वो तो जो बैंड प्राप्त हुए हैं वो आपको वैल्यू याद करनी पड़ेगी कि इसकी तनन कंपन ये होती है, इसकी बंकन कंपन ये होती है, यहां इसको याद कर लो, काम खत्म है। याद किए बिना ये रेंज काम नहीं होगा, ये सवाल नहीं होगा, याद करना ही पड़ेगा, चाहे आप हो चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो। जिसको जितनी रेंज याद है उसके अनुसार ही काम चलेगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, ये 3 बता दिए कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। अब एग्जांपल से भी मैंने आपको बताया है कि प्रोपेनिक एसिड के लिए भी है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, ये प्रोपेनिक एसिड है। इसके लिए जो 4 अवशोषण बैंड बनेंगे, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन तनन कंपन अवशोषण बैंड 3500 से लेकर 2500 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में, एक कार्बन ऑक्सीजन तनन कंपन अवशोषण बैंड बनेगा 1700 सेंटीमीटर इनवर्स पर, एक कार्बन ऑक्सीजन तनन कंपन अवशोषण बैंड बनेगा 1220 सेंटीमीटर इनवर्स पर, और एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंकन कंपन अवशोषण बैंड बनेगा वो 920 सेंटीमीटर इनवर्स पर बनेगा। ये चारों चीजें किसके लिए है, ये प्रोपेनिक एसिड के लिए है, आपको इसमें ध्यान रखना है, प्रोपेनिक एसिड के लिए ये बनेगा। ठीक है, अगला देखो, अगला कीटोन के लिए आता है। हर प्रत्येक क्रियात्मक समूह के लिए अलग अलग IR स्पेक्ट्रम बनता है और उसकी रेंज आपको याद करनी पड़ेगी। अगला आता है कीटोन। जो कीटोन है उसके लिए भी क्या बनता है, अवरक्त स्पेक्ट्रम, या फिर आप इसको कह सकते हो IR स्पेक्ट्रम बनता है। इस IR स्पेक्ट्रम के अंदर पहला जो स्पेक्ट्रम बनेगा कार्बन। अब कीटोन क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OR, तो ये एक तो ये बनेगा कार्बन ऑक्सीजन तनन कंपन अवशोषण बैंड 1725 से लेकर 1705 सेंटीमीटर इनवर्स। फिर एरिल कीटोन के लिए, जो एरोमेटिक कीटोन होता है उनके लिए जो बनेगा वो 1700 से लेकर 1680 सेंटीमीटर के बीच में। और तीसरा इसमें यहां पर दूसरा कौन सा बनता है, यहां पर ये कार्बन है, R का मतलब क्या हुआ, एल्किल ग्रुप कार्बन है, या सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, या सिंगल बॉन्ड कार्बन है, ये भी क्या बनेगा, तनन कंपन बनेगा। तनन कंपन अवशोषण बैंड और बंकन कंपन अवशोषण बैंड दोनों की रेंज समान होती है। किसके लिए, कीटोन के लिए। ये वाला जो बनता है कार्बन कार्बन या कार्बन ऑक्सीजन आ जाएगा और यहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहां पर जो तनन अवशोषण बैंड और कंपन बंकन कंपन दोनों बनेंगे वो आपके क्या बनेंगे, 1300 से लेकर 1100 सेंटीमीटर इनवर्स पर बनता है। ये कीटोन की बात होगी। उसके बाद में जो आपके एग्जाम्पल दिया हुआ है कीटोन के अंदर एसीटोन का दिया हुआ है, तो एसीटोन की जो अवशोषण बैंड बनेगी, एसीटोन के अंदर CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, इसका IR स्पेक्ट्रम है। देखो कार्बन ऑक्सीजन तनन कंपन अवशोषण बैंड 1705 पर बनेगा। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन तनन अवशोषण बैंड और बंकन अवशोषण बैंड बनेगा, वो जो बनेगा 1210 सेंटीमीटर पर बनेगा। ठीक है, ये 1210 सेंटीमीटर इनवर्स पर बनेगा। अगला किसके लिए है, द्रव ब्यूटेनॉन के लिए। एसीटोन का बता दिया, ब्यूटेनॉन का बता रहा हूं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड और CH3 का IR स्पेक्ट्रम। कार्बन ऑक्सीजन तनन कंपन अवशोषण बैंड 1715 पर। कार्बन
कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड कार्बन, तनन और बंकन कंपन अवशोषण बैंड बनेगा वो 1190 सेंटीमीटर इनवर्स पर बनता है। फिर आता है एसीटोफिनॉन के लिए, देखो अलग अलग यौगिक है, अलग अलग क्रियात्मक समूह अलग अलग बनेगा। एसीटोफिनॉन के लिए कार्बन ऑक्सीजन तनन कंपन अवशोषण बैंड 1683 सेंटीमीटर पर, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बन तनन और बंकन दोनों एक साथ बनेंगे 1260 सेंटीमीटर इनवर्स पर। अरे आपका डाउट क्लियर कर रहा हूं, पहले ये करने दो पूरा, मैं समझा रहा हूं, आप उस बात को समझना, ठीक है भाई। ये चीजें याद करने वाली है तो याद तो करनी पड़ेगी, कुछ भी कर लो, एक दिन बैठ जाओ 2 याद कर लो, दूसरे दिन बैठो 2 याद करो, ऐसे ऐसे करके करोगे तो हो जाएगा, नहीं तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा, है ना। एस्टर आर सी डबल बॉन्ड सी ओ आर, जब तक खुद याद करने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। अपने 2 नंबर आने चाहिए, आपको पढ़ना है, 2 नंबर लाने हैं तो इस चीज को रटना पड़ेगा। समझने वाली चीज थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैंने उसको बहुत अच्छे से समझाया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझा दूंगा, फिजिकल केमिस्ट्री भी अच्छे पे। जहां चीज रटने वाली होती है उस चीज को रटना पड़ेगा, जिस चीज रटने वाली होती है सबने रटा है, सब रटते आए हैं, तो इस चीज को रटने वाली है तो रटना पड़ेगा। अब ये अवशोषण बैंड न तो आपने प्राप्त किया न मैंने प्राप्त करवाया, जहां भी प्रयोग हुआ प्रैक्टिकल हुआ, जो अवशोषण बैंड दिखा उसकी ये रेंज है। अब इस रेंज पर ये तनन कंपन बनेगा, ये बंकन कंपन बनेगा, ये तनन और बंकन दोनों बनेंगे, ये फिक्स है, उसके लिए इतने होते हैं, उसके लिए इतनी होती है, बात खत्म है ना। एस्टर के लिए जो बनेगा वो कार्बन ऑक्सीजन तनन अवशोषण बैंड 1750 से लेकर 1735 सेंटीमीटर इनवर्स, और कार्बन ऑक्सीजन तनन कंपन अवशोषण बैंड 1300 से लेकर 1000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में। फिर उसके बाद में ईथर, देखो ये ईथर वगैरह कोई नहीं करवाता है, क्लासेस देख लेना, कहीं से भी देख लेना, मैं गारंटी दे रहा हूं ईथर ये एल्केन एल्किन एल्काइन की नहीं दिखाएगा, कोई नहीं बताएगा। ईथर एक ही पड़ता है, ये ईथर की जो पीक प्राप्त होती है ना वो एक ही होता है, एक ही अवशोषण बैंड बनेगा, वो भी कौन सा बनेगा, ROR होता है ईथर, है ना। तो यहां पर बनेगा COC तनन कंपन बनेगा 1150 से लेकर 1085 के बीच में होती है, ठीक है। आगे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। आपने देखा होगा कि जो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर जो एल्काइन होता है, जो एल्काइन होता है वो sp संकरित होता है, इसमें जो कार्बन होता है, मतलब एल्काइनों के अंदर जो कार्बन होता है वो sp संकरित होता है, और sp संकरित जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन जो बैंड बनेगी, अवशोषण बैंड बनेगा, तनन कंपन जो बनेगा वो कितनी रेंज पर बनेगा, 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पर बनेगा। तो एक तो आपके 3300 पर किसने दिखा दिया, एल्काइन ने बता दिया। दूसरा जो आपका एल्किन होता है sp2 संकरण होता है इसके अंदर, और 3000 से लेकर 3100 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में, और जो आपका एल्केन होता है वो 3000 से नीचे आ जाएगा, 2900 से लेकर 3000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सके कि आपके अगले पेपर के अंदर यहां से क्वेश्चन देखा जाए, इसका ऑर्डर पूछा जा सकता है। एल्केन एल्किन और एल्काइन के अंदर आपको अवशोषण बैंड की तीव्रता के बढ़ते हुए या फिर घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने का पूछा जा सकता है, तो इसको याद कर लेना, ये सबसे ज्यादा, उसके बाद ये, उसके बाद ये तीनों होते हैं। एक क्रियात्मक समूह पीछे रह गया था, मैंने उसमें कीटोन के जस्ट पास में करवाना चाहिए, एल्डिहाइड है, और IR स्पेक्ट्रम इसका जो बनेगा, एक बनेगा कार्बन, अब देखो एल्डिहाइड होता क्या, RC डबल बॉन्ड OH, एक तो बनेगा कार्बन ऑक्सीजन बनेगा, तो ये कार्बन ऑक्सीजन तनन कंपन अवशोषण बैंड 1740 से लेकर 1720 के बीच में बनेगा। उसके बाद में जो एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड, जैसे एरोमेटिक एल्डिहाइड के अंदर आप बात करते हो बेंजल्डिहाइड है, अब अलग अलग होगा, लेकिन जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं, बेंजल्डिहाइड है जैसे, तो उसका 1715 से लेकर 1695 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में होता है। दूसरा कौन सा बन सकता है, ये कार्बन और हाइड्रोजन तनन कंपन बनेगा, कार्बन हाइड्रोजन तनन कंपन अवशोषण बैंड 2800 से लेकर 2830 से लेकर 2695 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में होती है। अगला आपका देखो, एल्डिहाइड के अंदर भी मैंने प्रोपेनॉल बताया है, एल्डिहाइड के अंदर भी मैंने प्रोपेनॉल में एग्जांपल लिखा है, मैंने क्या लिखा है, प्रोपेनॉल का सूत्र होता है CH3 CH2
ये CHO, ये प्रोपेनॉल होता है, प्रोपेनेल होता है ना। इसके अंदर IR स्पेक्ट्रम जो बनेगा, एक कार्बन ऑक्सीजन तनन कंपन अवशोषण बैंड बनेगा, 1720 पर बनेगा। एल्डिहाइड का डबलेट बनेगा। देखो एल्डिहाइड के अंदर जो डबलेट द्विक पीक प्राप्त होती है, दो पीक जो प्राप्त होती है, उसके अंदर यहां पर जो बनेगा, उसके अंदर एक की जो रेंज होती है वो 2820 सेंटीमीटर इनवर्स होती है, और दूसरे के, अब ये होगा क्या, ये तनन कंपन बनेगा, डबलेट बनेगा और तनन कंपन बनेगा। पहले की जो रेंज होती है वो 2820 सेंटीमीटर इनवर्स, और दूसरी जो होती है वो 2715 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। किसके अंदर, ये एल्डिहाइडों के अंदर डबलेट के रूप में पाया जाता है। फिर देखो वलय युक्त कंपन है। वलय युक्त कंपन वाला तो मैंने आपको करवा दिया है पिछली क्लास के अंदर। अगर जिसके अंदर रिंग है तो फिर उनकी सदस्यों की संख्या के ऊपर भी उनकी तरंग संख्या निर्भर करती है। तरंग संख्या और आवृत्ति उसके ऊपर निर्भर करती है। तो यहां पर आप देखोगे कि इसके अंदर टोटल सदस्य कितने हो गए, 6 सदस्य युक्त वलय है। तो इसकी क्या होगी, इसमें तनाव क्या होगा, तनाव बहुत कम होगा। तनाव बहुत कम होगा तो आपका कॉन्जुगेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा तो फिर आपका ये घट जाएगा। तो यहां पर देखो ये 6 सदस्य है, ये 5 सदस्य है, ये 4 सदस्य है। तो यहां पर युग्मन में, संयुग्मन में क्या आती है, जैसे जैसे कमी आएगी। यहां पर देखो 4 सदस्य है तो तनाव बहुत क्या होगा, तनाव ज्यादा होगा, और तनाव ज्यादा होगा तो अवशोषण बैंड की जो IR अवशोषण बैंड की जो रेंज होती है वो अपने आप बढ़ जाती है। साइक्लोब्यूटेनॉन के लिए 1755 सेंटीमीटर होती है, पिछली क्लास के अंदर लिखवाया है ये। साइक्लोपेंटेनॉन के लिए 1750 होती है, और साइक्लोहेक्सेनॉन के लिए क्या होती है, 1715 होती है। वलय में सदस्यों की संख्या बढ़ेगी, वलय में सदस्यों की संख्या बढ़ेगी तो आपके जो अवशोषण बैंड की जो रेंज होती है उसकी संख्या में कमी आएगी। तरंग संख्या में क्या आती है, कमी आती है, सेंटीमीटर इनवर्स। साइक्लोब्यूटेनॉन के लिए 1755, साइक्लोपेंटेनॉन के लिए 1750, और साइक्लोहेक्सेनॉन 6 सदस्य हैं, या 6 है, या 5 है, या 4 है। तो वलयों की संख्या, वलय में सदस्यों की संख्या घटी तो अवशोषण बैंड रेंज जो बनेगा वो बढ़ेगा। तो सीधी बात है, क्योंकि वहां पर संयुग्मन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तनाव क्या है, ज्यादा है, तनाव ज्यादा है तो आपका रेंज बढ़ेगी। ठीक है, ये आपके सामने जो था वो एक अलग अलग प्रकार के क्रियात्मक समूह थे, जिसमें आपको उसकी रेंज के अनुसार जो था वो बता दिया। अब ये क्वेश्चन कहां से बना है, ये क्वेश्चन बना है फर्स्ट ग्रेड 2024 का केमिस्ट्री का जो पेपर था उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, अब उस क्वेश्चन में क्या था कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में निम्नलिखित यौगिकों के लिए, उसमें VCS लिखा था, कार्बन, बात हो रही है कार्बन ऑक्सीजन तनन अवशोषण बैंड का सही क्रम क्या होगा। अब देखो यहां पर अगर आप देखते हो तो यहां पर देखो मेनली फर्क किसका पड़ेगा। मेनली आपको मैंने बताया था कि अगर कौन से समूह जिसका प्लस I प्रभाव हो, या जिसका प्लस R प्रभाव हो, माइनस I प्रभाव हो, या फिर आपके माइनस M प्रभाव हो, ये माइनस I और माइनस M प्रभाव वाले होते हैं वो तरंग संख्या को बढ़ाने का काम करते हैं, और ये जो होते हैं वो तरंग संख्या को घटाने का काम करते हैं। ये तो मैंने तरंग संख्या में बताया था। अब यहां पर आप देखो, यहां पर ये जो NH2 समूह जुड़ा हुआ है, ऊपर तो समूह तीनों के अंदर सेम है, लेकिन नीचे वाले जो समूह है उन समूहों का इसके अवशोषण बैंड, या फिर इसकी तीव्रता, या फिर इसकी आवृत्ति, या फिर इसकी तरंग संख्या के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। यहां पर देखो, यहां पर यौगिक जो पहला है इसमें NH2 समूह होता है। इस NH2 समूह के पास में क्या होता है, लोन पेयर फ्री रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन वलय को दे सकता है। इसका कौन सा प्रभाव होता है, प्लस R प्रभाव होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन प्लस M भी कह सकते हो, प्लस R कह सकते हो, प्लस M कह सकते हो। तो यहां पर ये यौगिक के अंदर पहले यौगिक में अमीनो समूह के प्लस M प्रभाव के कारण कार्बोनिल कार्बन की ओर, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएंगे तो यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या होती है, वृद्धि होती है, जिससे कार्बन ऑक्सीजन बंध का हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, और अवशोषण आवृत्ति क्या हो जाती है, कम हो जाएगी। अगर यहां इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, अंदर की ओर जा रहे हैं,
मतलब इलेक्ट्रॉन पूरा जिसका प्लस एम प्रभाव होता है ना, प्लस एम प्रभाव है, इसका भी प्लस एम प्रभाव है, इसका भी प्लस एम प्रभाव है, लेकिन NH2 और COCH3 दोनों में NH2 का जो प्लस एम प्रभाव होता है वो ज्यादा होता है, और यहां पर इसका भी होता है, कौन सा होता है, ये भी कौन सा, इसका प्लस आई प्रभाव है, तो प्लस आई प्रभाव है तो मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन देगा किसको, उस वलय की ओर, रिंग की ओर इलेक्ट्रॉन को देता है, लेकिन ये सबसे प्रबलता से देता है। अब प्रबलता से देगा तो ये कार्बन ऑक्सीजन बंध है वो दुर्बल हो जाता है, और दुर्बल होने से क्या होगा, फिर जो अवशोषण बैंड होगी वो अपने आप घट जाती है। तो यौगिक फर्स्ट के अंदर, इसके अंदर अमीनो समूह की उपस्थिति के प्लस एम प्रभाव के कारण कार्बोनिल कार्बन की ओर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ेगा, ये वाला जो कार्बन है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ेगा, जिससे जो कंपन बैंड बनेगा, कौन सा, CO तनन कंपन बैंड बनता है, उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये तो सबसे लास्ट में आएगा। उसके बाद में देखो दूसरा है ये CO, तो इसका जो M प्रभाव होता है वो NH2 की तुलना में कम होता है, तो इसकी थोड़ी अवशोषण रेंज क्या होगी, बढ़ेगी, और इसकी सबसे, इसका कौन सा प्रभाव होता है, प्लस आई प्रभाव होता है, तो प्लस आई प्लस M से कम होता है, तो इसकी सबसे ज्यादा होगी, मतलब तीसरे वाला जो कार्बन है उसमें क्या होगा, ज्यादा होगा। देखो लिख रखा है कि यौगिक सेकंड में COOH3 समूह होता है ना, ठीक है, इसके प्लस एम प्रभाव के कारण NH2 समूह की तुलना में प्लस एम कम होता है, जिसकी वजह से अवशोषण आवृत्ति अपेक्षाकृत बढ़ जाएगी, किसकी तुलना में, NH2 समूह की। यौगिक थर्ड में CH3 समूह, इसका प्लस आई प्रभाव, CO बंध की इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे कम हो जाता है, तो जिससे अवशोषण बैंड की आवृत्ति उच्चतम होगी, अतः अवशोषण आवृत्ति का क्रम जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा 3-2-1, 3-2-1, ये आपके सामने 3-2-1, सबसे ज्यादा इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, ठीक है। तो ये आपके सामने यूनिट पूरा हुआ, और क्वेश्चंस जो है उसकी मैं एक PDF डालने की कोशिश करूंगा, आज या कल में टॉपिक वाइज PDF डाल देंगे, हर यूनिट की PDF टेलीग्राम पे नहीं ना आपके एप्लीकेशन के अंदर अपलोड कर देंगे, और फिर जो क्वेश्चंस है वो वैसे वैसे जैसे अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है वो केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन आपके चल रहे हैं, पिछले पेपरों के जो क्वेश्चन है उसका वीडियो सॉल्यूशन अपन दिसंबर से शुरू करेंगे। अभी एक बार कोर्स पूरा कर लेते, दिसंबर तक बढ़िया अच्छे से कर देंगे, है ना, दिसंबर तक बढ़िया अच्छे से कर लेंगे, दिसंबर तक अच्छे से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोर्स तो आराम से हो जाएगा अपना। क्या था आपका डाउट, कौन सी स्लाइड थी मेरे को बताना, ये अल्कोहल एमीन में शायद आप बोल रहे थे, ब्यूटेनॉल, अभी अल्कोहल चल रहा है, यही है, इसमें है या कहीं और है, बताओ कौन सी स्लाइड पर है। सबसे लास्ट स्लाइड, एक बार लास्ट लाइन देखना, आप किस में कह रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हो आप। इसमें क्या था, ये एमाइडो के अंदर एमाइडो का जो एमीन होते हैं उनके अंदर उनकी अवरक्त स्पेक्ट्रम या IR स्पेक्ट्रम है, उसके अंदर 3 प्रकार के जो कंपन बनेंगे, देखो एक बनता है NH तनन कंपन बनेगा, ये कौन दर्शाएंगे, ये 1 डिग्री एमिनो के अंदर पाया जाता है तनन कंपन, ठीक है। अब एमिनो के अंदर अगर तनु विलयनों के अवरक्त स्पेक्ट्रम की बात करें तो उसके अंदर 2 बनेंगे, कौन सा बनेंगे, उसके अंदर 2 बनेंगे, एक बनेगा सममित और दूसरा बनता है असममित, दो बैंड प्राप्त होते हैं। अब सममित की रेंज अलग होती है, सममित की कितनी होती है, 3500 सेंटीमीटर होती है, और एक होती है असममित की 3400 सेंटीमीटर पर 2 पीक प्राप्त होती है। या पीक का मतलब आपने देखा होगा, जैसे वो देखते हो ना कार्डियोग्राफी के अंदर जैसी रेंज आती है, पीक आती है, उसी को तो पीक बोलते हैं। तो यहां पर 1 डिग्री एमिनो के लिए NH तनन कंपन के अंदर ये बनता है, 2 डिग्री एमिन तनन कंपन प्रदर्शित करते हैं, लेकिन रेंज कहीं भी दे नहीं रखी थी तो फिर लिखना ही नहीं है अपने को, लेकिन यहां पर ये 3 डिग्री प्रदर्शित नहीं करेंगे, 3 डिग्री जो एमिन होते हैं वो प्रदर्शित तनन कंपन NH तनन कंपन प्रदर्शित नहीं करते हैं। दूसरा है NH
बंकन कंपन। अब 1 डिग्री एमिनो के स्पेक्ट्रम में जो NH बंकन कंपन की जो रेंज होती है वो 1650 से लेकर 1580 के बीच में होती है। यहाँ पर 2 डिग्री जो एमिन होते हैं, 2 डिग्री एमिन और इसके साथ में 3 डिग्री जो एमिन होते हैं वो बंकन कंपन प्रदर्शित नहीं करते हैं, प्रदर्शित नहीं करेंगे। तो यहाँ 2 डिग्री एमिन और NH बंकन कंपन अवशोषण बैंड प्रदर्शित नहीं करते हैं, नहीं करते, 3 डिग्री भी नहीं करेंगे। यही था। उसके अलावा देखो आगे, फिर ये NH हो गया, फिर CN तनन कंपन। एलिफेटिक एमिनो के लिए ये होता है, एरोमेटिक एमिनो के लिए ये होता है। ये तो याद रखने वाली चीजें हैं, याद कर लेना। चलो आगे कह रहे हो कि लास्ट वाली स्लाइड के अंदर क्या है, क्या कह रहे हो? हाँ, लास्ट वाली स्लाइड में, लास्ट वाली स्लाइड में क्या है, जल्दी बोलिए। एक लास्ट वाली स्लाइड में दो बोला है, क्या बोला? दो क्या बोला, मतलब जिसका प्लस एम ज्यादा होगा, जिसका, अब इसमें क्या स्लो चला है, 1 घंटे की क्लास हुई है, 1 घंटे की क्लास हुई है और 13 पेज को समझाया है, इससे तो स्लो क्या चले। क्या है तीसरा पॉइंट, क्या कह रहा है तीसरा पॉइंट? तीसरा पॉइंट कह रहा है ये वाला तीसरा, ये तीसरा पॉइंट है कि यौगिक थर्ड में CH3 समूह, ये जो आपका तीसरा जो CH3 समूह है, इसके अंदर आओ, तीसरा जो समूह है उसके अंदर ये इसका कौन सा प्रभाव होता है, प्लस आई प्रभाव होता है। अब प्लस आई प्रभाव के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, उस जो ऊपर वाला यहां पर जो C डबल बॉन्ड O, ये वाला जो कंपन बैंड है उसकी तरफ इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व विस्थापित होगा। तो जो प्लस आई प्रभाव होता है वो प्लस एम प्रभाव से दुर्बल होता है। तो फिर वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व इस कार्बन के पास में, कौन से कार्बन के पास में, इस कार्बन के पास में, ये इलेक्ट्रॉन घनत्व यहां पर ये बढ़ाने के लिए इतना काम नहीं करता है। तो फिर आपका क्या हो जाएगा, सबसे कम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व उस कार्बन पर सबसे कम होगा। तो फिर जिससे अवशोषण बैंड की आवृत्ति क्या होगी, उच्चतम होगी। तो अवशोषण बैंड की आवृत्ति सबसे ज्यादा तीसरे वाले की, उसके बाद दूसरे वाले की, और सबसे कम होती है वो फर्स्ट वाले की होती है। तो बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित पूछा था, तो जहां पर प्लस आई और प्लस एम प्रभाव होते हैं, 2-3 चीजें होती है। अगर संयुग्मन हो रहा है तो फिर आपके क्या बनेगा अवशोषण बैंड में। अगर क्या हो रहा है, बंद कोण भी प्रभावित करता है, ये बंद कोण वाला पिछली क्लास में बता दिया। और आपके क्या हो रहा है, संयुग्मन या संयुग्मन बता दिया है। और क्या आपके जो इंडक्टिव इफेक्ट है, वो सारी चीजें इस अवशोषण बैंड को प्रदर्शित करती है। तो ये क्लास के अंदर जितनी भी रेंज बताई है, आप क्या करना, जो मान लो कि 10 क्रियात्मक समूह है, 10 फंक्शनल ग्रुप है, 5 दिन का काम है, 5 दिन का काम है, 1 दिन में 2 कर लो। जैसे 1 दिन में किसकी कर लो, RC डबल बॉन्ड हो, R कर लो, एल्डिहाइड और कीटोन की कर लो। 1 दिन में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की याद कर लो। दूसरे दिन में एल्कोहल और फिनॉल की याद कर दो। तीसरे दिन एमाइड और एसिटामाइड की याद कर दो। चौथे दिन कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर की याद कर दो। 5वें दिन वलय और ईथर की याद कर दो। 5 दिन के अंदर काम खत्म है। 2-2 याद कर दो डेली की, काम खत्म है। इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। वो क्वेश्चंस जो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है वो तो मैं आपके लिए उसके साथ में लाइव डाल रहा हूं क्लास है। बाकी टेस्ट सीरीज के अलावा जो पिछले पेपरों के क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन भी 50-50 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन, हर यूनिट के 50-60 क्वेश्चन जितने भी अपने पास में आते हैं वो अपन करेंगे। आपको एक यूनिट के लगभग 100 क्वेश्चन करवा दूंगा, इतनी मेरी गारंटी है। बाकी आरोप प्रत्यारोप जो भी है वो चलते रहेंगे, ठीक है। चलो, और कोई आपके पास क्वेश्चन इसका IR का मिलता है तो शेयर करना, करेंगे कोशिश। बाकी पिछले पेपरों को मैं खंगालने बैठा हूं, 2022 से लेकर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कॉलेज प्रोफेसर पीछे वाले पेपरों के अंदर क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे आपके सामने आएंगे। प्रीवियस ईयर बुक के अंदर अपने डाल रखे हैं। मैक्सिमम मैं आपको बता दूं कि यहां से जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 क्वेश्चन आएंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी से कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे। और दोनों ही क्वेश्चन जो आएंगे, एक जैसे आपका लैम्डा मैक्सिमम वाला क्वेश्चन हर बार आता है और दूसरा क्वेश्चन IR से आएगा। इसके अलावा क्वेश्चन जो बनता है वो बियर लैम्बर्ट से भी बन सकता है, बियर लैम्बर्ट से भी बन सकता है, और आपका
क्रोमोफोर और ऑक्सोफोर से भी बनेगा। तीसरा आपके जो बैंड होते हैं बैंड से भी बनता है। और चौथा आपके जो संक्रमण है, ट्रांजेक्शन है, संक्रमण है, उनसे भी क्वेश्चन बनता है। तो ये 4-5 पैटर्न पे क्वेश्चन जो बनते हैं उनमें पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये जो क्वेश्चंस थे वो अपना यूनिट यहीं खत्म हुआ। कल कोशिश करते हैं कि पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट करें, पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट करेंगे और पीरियोडिक टेबल को एक साथ खत्म करेंगे, है ना। चलो आज की क्लास में